फ्रेंड्स, वेलकम टू नूराक्ष क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी साइंस बुक का 7 चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इससे पहले जो चैप्टर था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन था या एनिमल रिप्रोडक्शन। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ जाके वो चैप्टर देखिए, क्लास 6 चैप्टर 6, क्योंकि ये जो चैप्टर है उसी का सेकेंड पार्ट है। मतलब इसमें ही उसी चैप्टर से काफ़ी सारी चीज़ें कंटिन्यू करी गई हैं। तो अगर आप अच्छे समझना चाहते हैं तो पहले वो चैप्टर ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। मतलब किशोरावस्था तक जब हम पहुँच जाते हैं, जब एक बच्चा पहुँच जाता है तब उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। मतलब जो टीनेज होती है उसमें बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन से हार्मोन चेंजेस होते हैं, कौन से फिज़िकल चेंजेस होते हैं और क्यों होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है एडोलेसेंस की। व्हाट इज़ एडोलेसेंस, आपकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ग्रोइंग अप इन अ नेचुरल प्रोसेस is a natural process, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। मतलब एक बेसिक अगर हम बोलें यहाँ पर कंक्लूजन निकालें एडोलेसेंस में जो सारे चेंजेस होते हैं तो क्यों होते हैं, वो होते हैं एक बॉडी को रिप्रोडक्टिवली एक्टिव बनाने के लिए। मतलब जो भी बच्चा है, जो 13-14 साल का बच्चा है, उसकी बॉडी में बहुत सारे फिज़िकल और केमिकल हार्मोनल चेंजेस होंगे जिससे कि उसकी बॉडी रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, और ये चेंजेस एक दिन में नहीं होते, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो अगर हम बात करें एडोलेसेंस की एज क्या होती है, सो 11 साल से लगभग शुरू हो जाता है और 18 से 19 साल तक ये जो एज है चलती है। 11 साल के बच्चे से अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ बच्चों में जल्दी, मतलब समय से पहले एडोलेसेंस या प्यूबर्टी देखी जा रही है। 9-10 साल की बच्चियां भी एडोलेसेंस और प्यूबर्टी हिट कर रही हैं, उनकी बॉडी में स्टार्ट हो गया है, मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो गई है। उसका रीज़न हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा खान पीन है, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब खाते हैं बच्चे, उसकी वजह से प्यूबर्टी और एडोलेसेंस जल्दी आ रही है उनकी बॉडी में। बट हमें यहाँ पर बुक का लेके चलना है तो 11 साल से शुरू होती है लगभग, और 18 से 19 साल तक बच्चे में इस एडोलेसेंस की एज चलती है, जिसे हम टीनेज भी बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों को हम टीनेजर्स बोलते हैं, 13 से 19 साल के बच्चों को। अब यहाँ पे प्यूबर्टी की बात करी गई है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दीज चेंजेस मार्क्स वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ये एडोलेसेंस के दौरान जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं उन सभी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वो सारे चेंजेस को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे। द इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज़ द बॉय एंड गर्ल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अगेन यहाँ पे बताया कि भैया प्यूबर्टी जो मेन है उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज क्या है, रिप्रोडक्शन। बॉडी में एडोलेसेंस के टाइम पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार कर रही है, उसे मैच्योर कर रही है। ठीक है, सो जब एडोलेसेंस कंप्लीट हो जाती है तो एक पर्सन की बॉडी कंप्लीटली रिप्रोडक्शन के लिए कंप्लीटली तैयार हो जाती है। प्यूबर्टी एंड कब होती है, प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही बॉडी कंप्लीटली रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, सो प्यूबर्टी का एंड होगा। सो 18-19 साल तक कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा एक प्यूबर्टी कंप्लीट हो चुकी होती है, उसकी कंप्लीटली मैच्योर हो चुका होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी शादी की एज जो रखी थी वो लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए से वो 20-21 साल रखी है, हालांकि चेंज हो चुकी है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं चेंजेस क्या आते हैं भाई प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी में बच्चों की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, अचानक से बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे फुल हाइट कैलकुलेशन दे रखा है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट हाइट अपॉन फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100। मतलब एक चार्ट आपको दे रखा है कि कितनी हाइट हो जानी चाहिए इस एज तक। सो उसका जो अपॉन रहेगा उसको इंटू 100 कर दोगे तो आपका जो फुल हाइट कैलकुलेशन है सेंटीमीटर्स में वो निकल के चला आएगा। नेक्स्ट, इनिशियली ग्रो फास्टर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में कि लड़कियां क्या लड़कों से जल्दी ग्रो करती हैं, तो बिल्कुल हाँ, ग्रो करती हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज़ बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। द रेट ऑफ ग्रोथ इज इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। तो बिल्कुल लड़कियां जल्दी ग्रो करती हैं, लड़कों से फास्टर ग्रो करती हैं।
और 18 साल तक दोनों ही कम्प्लीटली ग्रो हो चुके होते हैं, और सब में जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो अलग अलग होता है। बॉडी शेप्स में चेंजेस आते हैं। हैव यू नोटिस दैट द बॉय इन योर क्लास बॉर्डर शुड एंड शोल्डर and wider chest the boys in junior class. This is they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden, result the growth in girls region below the waist becomes wider. तो यहाँ पे आपको बताया कि भाई बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं जब प्यूबर्टी हिट करती है। तो जो लड़के होते हैं उनके शोल्डर्स चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, चेस्ट वाइड हो जाती है। इसके अलावा लड़कियों का जो वेस्ट वाला पोर्शन होता है, कमर वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर आप अलार्जमेंट देखेंगे, वो पोर्शन ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। दिस चेंजेस अकरिंग इन द एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, ठीक है। गर्ल्स बॉयज़ में जो मसल ग्रोथ होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर देन द गर्ल्स, ठीक है। एक फीमेल बॉडी में मसल ग्रोथ और एक मेल बॉडी में मसल ग्रोथ का पैटर्न अलग अलग होता है। इसके अलावा वॉइस में चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा लड़कों की जो वॉइस होती है वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं वो ग्रो करने लगता है, और उनकी जो वॉइस की आवाज़ है वो डीप और गहरी हो जाती है। और इसके साथ साथ इनका यहाँ पर आप जो वॉइस बॉक्स ग्रो करता है उसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो। यहाँ पे छोटा सा उभार आ जाता है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो। तो ये इंडिकेट करता है कि भाई जो वॉइस बॉक्स है मीन्स लैरिंग्स है वो लार्ज हुआ है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस उभरे हुए पार्ट को एडम्स एप्पल बोलते हैं। गर्ल्स में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता, बॉयज़ में आसानी से मिलता है। लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है और हाई पिच वाली हो जाती है, ठीक है। तो दोनों की वॉइसेस में एकदम से चेंज आता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। अच्छा, इस एज में क्या होता है, जो हमारी स्वेट ग्लैंड मतलब जो पसीने की ग्रंथियाँ, सेबेसियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड इंक्रीजेस, पहले से ज़्यादा होने लगता है। इसी वजह से लोग बच्चों को पिंपल्स वगैरह आप देखने को मिलते होंगे, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। वो किस वजह से आते हैं कि भैया सेबेसियस ग्लैंड जो होती हैं, ऑयल ग्लैंड होती हैं, वो बढ़ जाती हैं, मतलब उनका जो सिक्रीशन होता है ऑयल सिक्रीट करने का वो बढ़ जाता है। तो फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड रिलीजेस देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स। Endocrine gland releases hormones directly into the bloodstream, so they are also the termed duct-like glands. अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंस बताया गया आपको। दो टाइप की ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। पहले हम उनको डिटेल में समझते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि मैंने अलग से ऐड कर रखा है ताकि आप लोग समझ सकें आसानी से। देखो, हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड होती हैं, और ग्लैंड का काम होता है हार्मोन्स या फिर दूसरी सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना। सो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ना, ये डायरेक्टली क्या, इनमें डक्ट नहीं होती। डक्ट मतलब पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ठीक है। पाइप जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते। ये अगर इसे ब्लड स्ट्रीम में बह रही हैं तो डायरेक्टली क्या करेंगी, रिलीज़ हो जाएंगी आपके सेल्स में या ब्लड में डायरेक्टली स्ट्रीम रिलीज़ होती हैं। सो इनमें कोई पाइप जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, डक्ट नहीं होती है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होती है, डक्ट होती है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो उस पाइप से वो हार्मोन रिलीज़ किया जाता है, पर इसमें कुछ ऐसा डक्ट जैसा नहीं होता है। और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में अपना हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड में नहीं करती, मतलब ब्लड में ना करके बॉडी के किसी भी पार्ट में करती हैं। जैसे हम बात कर लें हम ऑयल ग्लैंड की या स्वेट ग्लैंड की, तो ऑयल आपका जो सेबेसियस ग्लैंड है या ऑयल ग्लैंड है, तो वो कहाँ सिक्रीट कर रही हैं, आपके चेहरे पर, आपकी स्किन पर ऑयल सिक्रीट कर रही हैं। डायरेक्ट इसमें उसमें नहीं कर रही हैं, ब्लड में नहीं कर रही। उसी तरह स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो स्वेट भी आपकी स्किन पे आ रहा है, ठीक है। आप छोटे छोटे पोर्स देखते हो आपकी स्किन पे होते हैं, तो वो पोर्स जो होते हैं वो अंदर ग्लैंड से पाइप के थ्रू जुड़े होते हैं, यानी डक्ट्स के थ्रू जुड़े होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी गया है डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जितना आपके एग्जाम रेलिवेंट है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड में करती हैं, जबकि एक्सोक्राइन अपना सिक्रीशन कहाँ करती हैं, डायरेक्ट ब्लड में नहीं करती हैं, ठीक है। एक एग्जांपल्स दे रखे हैं, थायराइड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपकी स्वेट हो गया, ऑयल हो गया, लीवर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब सलाइवा वाली ग्लैंड्स हो गई। अच्छा, लीवर भी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो भी सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसे, लीवर जो होता है ना, ये अपना जो सिक्रीशन करता है ना, बाइल जूस, ये क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। तो ये बाइल जूस ब्लड में नहीं सिक्रेट करता, ये हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। कहाँ पे जाता है,
ये हमारी इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से भले कि बॉडी के बाहर नहीं कर रहा लेकिन ब्लड में भी नहीं कर रहा, ओके। तो ये भी क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो आप याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जो कि यहाँ पे बताया गया था। ओके, तो फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड रिलीजेस देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स। अभी हमने बता दिया डक्ट्स क्या होती हैं भैया, और ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं करेंगी, जबकि एंडोक्राइन सिक्रीशन आपका डायरेक्टली हमारे ब्लड में करती हैं, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सो एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। तो देखिए जो प्रीवियस चैप्टर था रिप्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने बताया था आपको कि मेल में सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, टेस्टिस होता है मेन, उसके अलावा उसका हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पीनिस हो गया, ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। और फीमेल्स में क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं जिनमें एग बनता है। सो एग मेच्योर होने लगते हैं, जैसे प्यूबर्टी हिट होती है तो फीमेल्स में एग क्या होने लगते हैं, मेच्योर होने लगते हैं, और मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज़ होने लगते हैं, जो कि हम अभी बात करेंगे आगे, ठीक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, तो टेस्टिस का और ओवरीज का मेच्योर होना और स्पर्म जनरेट करना और एग को मेच्योर करना, ये प्राइमरी हैं, ठीक, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे प्रोड्यूस द गेमेट्स दैट इन द स्पर्म एंड ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। सो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लगता है, चेहरे पे हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है। अब लड़कों की दाढ़ी मूंछ निकलने लगती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्यूब्लिक एरिया होता है, ठीक है, कमर के नीचे का जो पोर्शन होता है वहाँ पर भी क्या होता है, हेयर ग्रोथ होने लगती है। चेस्ट, बॉयज़ की चेस्ट पे भी हेयर ग्रोथ आने लगते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं आप देखोगे, फिजिकल चेंजेस मतलब जो आप आंखों से देख सकते हो, ये सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जो कि आप देख नहीं सकते बट आप फील कर सकते हो। सो द चेंजेस विच अकर एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय hormones. Hormones are chemical substances these secretion from the endocrine और exocrine glands, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या हैं, आपसे पूछा जाएगा हॉर्मोन्स क्या हैं, तो हॉर्मोन्स क्या हैं, केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कि कौन सिक्रेट करता है, एंडोक्राइन सिक्रेट करती है। अब सेक्स हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, जो सिर्फ मेल्स में रिलीज़ होगा और ये प्यूबर्टी के बाद ही रिलीज़ होता है। जब ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होना शुरू होता है तब क्या होता है, प्यूबर्टी हिट करती है और लड़की की बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो जाता है, ठीक है। फीमेल्स में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो एस्ट्रोजन होता है, जो कि सिक्रीट करती हैं ओवरीज। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेगा टेस्टिस, नाम से पता चल रहा है, उससे मिलता जुलता, टेस्टिस से जुड़ा हुआ है टेस्टोस्टेरोन। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वर्ड नहीं दे रखा है, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट होता है, ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं ओवरीज इन फीमेल्स, ठीक है, जिससे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह होने लगता है और अनदर चेंजेस आते हैं फीमेल की बॉडी में, गर्ल की बॉडी में। इसके अलावा मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड्स भी क्या होने लगती हैं, डेवलप होने लगती हैं, ठीक, एक्टिव। पर इनका एक्टिवेशन कब होगा, जब वो फीमेल प्रेग्नेंट होगी। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, ये जो कंट्रोल है, अब ऐसे नहीं टेस्टोस्टेरोन अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है या एस्ट्रोजन अपने मन से बह रहा है, नहीं, इनको भी कंट्रोल करने वाली एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी ग्लैंड्स को कब काम करना है, कब से शुरू करना है, कब काम करना बंद करना है, ये सारा कंट्रोल कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। उसी तरह से टेस्टिस और ओवरीज भी ग्लैंड्स हैं, तो वो अपने हार्मोन कब सिक्रीट करेंगी, कितना सिक्रीट करेंगी, ये कंट्रोल कौन करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। इसीलिए से हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। सो टेस्टिस एंड ओवरी सिक्रेट सेक्स हॉर्मोन्स, जो कि हमने बात कर ली है। द सेक्स हॉर्मोन आर अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी सिक्रेट्स मैनी हॉर्मोन्स, वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। सो यहाँ पे भी पिट्यूटरी का ही आपको आगे कंटिन्यू किया है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सिक्रेशन से किस तरह से मेच्योर ओवास एग्स को मेच्योर करने में हेल्प करती है और स्पर्म्स को टेस्टिस में मेच्योर होने में हेल्प करती है। सो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे रखा है, उसकी हेल्प से हम समझ लेते हैं दोबारा से। सो हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। तो इससे जो हार्मोन निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है,
अच्छा, जो हार्मोन निकलता है उसे गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको। वो हार्मोन जब निकलेगा मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज को जाके सिग्नल देगा, और सिग्नल मिलने के बाद ओवरीज एस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगी और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। जब ये सिक्रीशन होता है तो ये कहाँ पे होता है? डायरेक्टली ब्लड में होता है। ब्लड में जब ये सिक्रीट होगा तो ब्लड से टारगेट साइट पे जाएगा, मतलब टारगेट साइट बॉडी के जिस भी हिस्से में या जिस भी पार्ट में उसको वर्क करना होगा वहाँ पे वर्क करेगा जाके, और उसके बाद वहाँ से पिट्यूटरी प्यूबर्टी चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिग्नल्स, एक तरह से केमिकल सिग्नल्स हैं ये, जो कि बॉडी में केमिकल की फॉर्म में, मतलब हार्मोन की फॉर्म में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज़ ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अब यहाँ पे फेजेस की बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये मैंने खुद से ऐड ऑन किया है ताकि आप अच्छे से समझ सको, सिर्फ ये पिक्चर, बाकी पूरा टॉपिक तो है ही। ठीक है, सो एडोलेसेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन द टेस्टिस ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमीट्स। सो एडोलेसेंट्स क्या हो जाएगा भैया? रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, और जो टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं गैमीट्स बनाने लगती हैं। गैमीट्स मैंने आपको बताया था कि गैमीट्स एक कॉमन वर्ड है जो कि स्पर्म और एग के लिए यूज़ किया गया है। मेल गैमीट में आपका स्पर्म आता है, फीमेल गैमीट में आपका एग आता है। सो यहाँ पे बात करी गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन एट द प्यूबर्टी, 10 से 12 साल की एज में, जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। सो फीमेल्स में जो प्यूबर्टी है बड़ी लंबी चलती है भाई, ये 10 से 12 साल की उम्र से शुरू हो जाएगी और 45 से 50 ईयर्स की एज तक चलेगी। ठीक है, सो द ओवा बिगिन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। वन ओवा मेच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय द वन ओवरी वंस इन 28 to 30 days। तो पहले हम डायरेक्टली इसको पिक्चर समझेंगे, फिर उसके बाद मैं रीड करती जाऊँगी, तो आप इसको देखते जाइएगा। अच्छा, जिस दिन से प्यूबर्टी शुरू होती है उसको बोलते हैं मेनार्क, जिस दिन से शुरू होगी। और जब जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उसको मेनार्क बोला जाता है, और जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज जो होता है वो 45 से 50 की एज में होता है। अलग अलग लेडीज़ में एज अलग अलग होती है, और मेनार्क ज़्यादातर सब लड़कियों में सेम होती है, वही 11-12 साल की उम्र से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। तो खैर यहाँ पे देखिए होता क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर एक ओवरी एक एग बनाती है। मंथ में एक बार एक एग बनता है। हमारे पास 2 ओवरीज होती हैं। अगर पहले मंथ में 28 से 30 दिन में इस ओवरी ने एग बनाया है, तो दूसरे महीने में 28 से 30 दिन में ये वाली ओवरी एग बनाएगी। एग क्या होता है? एग जब रिलीज़ होता है, यहाँ से रिलीज़ होकर, आपको मालूम होगा फैलोपियन ट्यूब से रिलीज़ होकर हमारी यूट्रस में आता है। यूट्रस में लाइन होती है मसल्स की, ठीक है, और उस लाइन में वो लाइन क्या करती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, अगर एग को स्पर्म ने आके फर्टाइल कर दिया, जाइगोट बन गया, तो भैया वो जाइगोट आके इसी लाइन में चिपक जाएगा और धीरे धीरे बेबी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म ने फर्टाइल नहीं किया, तो ये जो एग है ना, ये नॉर्मली इस यूट्रस से बाहर निकल आएगा। ठीक है, 15th डे में रिलीज़ हो जाता है, सो बॉडी से बाहर निकल आएगा। और उसके बाद जैसे 28 से 30 दिन पूरे होंगे साइकिल को, तो ये जो लाइन, जो एंडोमेट्रियम थी, जो लाइन किसके लिए है, एग को होल्ड करने के लिए, ताकि आगे बेबी बन सके, वो लाइन का अब कोई काम नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। तो वो ब्लड की फॉर्म में और पीसीस, मांस की पीसीस की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज़ होने लगती है, ब्लड की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो ये लाइन हर महीने बनती है, और हर महीने अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो हर महीने पीरियड्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक, तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल काम करता है। अब हम बात करते हैं पूरे प्रोसेस की, रीड करते जाएंगे और आप इसको समझते जाइएगा। सो द ओवा बिगिन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। वन ओवा मेच्योर एंड इट्स रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वन इन अबाउट 28 to 30 days। जैसे मैंने बताया कि 28 से 30 दिन में हर एक ओवरी एक एग मेच्योर करके उससे रिलीज़ करती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज इट रिसीव द एग इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्रस की जो हमारी दीवार है वो बनना शुरू हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एग को वो रिसीव करेगी और बेबी का डेवलपमेंट शुरू कर देगी, एंड दिस इज़ कॉल्ड
दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। जैसे ही वो उस यूट्रस की दीवार में जाके चिपकेगा, जाइगोट जाके चिपकेगा, फीमेल क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो जो लाइनिंग थी, ठीक है, वो यूट्रस से ब्लड की फॉर्म में, ब्लड वेसल्स की फॉर्म में शेड ऑफ होने लगती है, मतलब उस बाहर निकलने लगती है और ब्लीडिंग होती है वुमेंस को, और इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो 28 से 30 दिन बाद होता है जनरली, और मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा 28 से 30 दिन का होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज टर्म्स एज मेनार्क। तो जब पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, पहला पीरियड होगा, उसको मेनार्क बोलेंगे, और जब ये रुकता है तब हम इसे बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो 40 to 45 एज तक ये चलता ही रहता है। Menstrual cycle is controlled by hormone. The cycle include the maturation of the egg. It releases thickening of the uterine wall, and it break down the pregnancy does not occur. In case the egg is fertile, it begin to divide and then gets embedded in the uterus and further development as you learned in the chapter 6. तो ये सेम वही चीज़ रिपीट करी गई है कि भैया अगर एग फर्टिलाइज हो गया, एग को स्पर्म ने आके फर्टिलाइज कर दिया, तो ये यूट्रस की दीवार है, ये हम यूट्रस मान लेते हैं, तो इसकी दीवार है, इस दीवार पे आके चिपक जाएगा और फर्दर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा बेबी का। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भैया ये दीवार जो है ये ब्लड की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी फिर से, और फिर से जब नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा डे 1 से फिर से ये बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम बात करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स किस तरह से डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, सबने सुना होगा, कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम सेट होता है, तो जो मेल्स होते हैं ना उसमें क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, और फीमेल्स में क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स। अगर जो जाइगोट है, जो पहला सेल, आप जानते हो मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में कि भैया जब स्पर्म और एग में फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट आपकी बॉडी का पहला सेल होता है। ठीक है, तो अगर जाइगोट आपका एक्स एक्स है तो वो बच्चा फीमेल बनेगा। अगर उस जाइगोट में क्रोमोसोम सेट एक्स वाई है तो वो बच्चा क्या बनेगा, बॉय बनेगा। ठीक है, और जो क्रोमोसोम सेट होता है वो 23 पेयर्स में होता है। क्रोमोसोम सेट की बात कर रहे हैं, मतलब 2 पेयर की बात करी जा रही है। और अगर ऐसे पूछा जाए कि टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं एक सेल में, तो होते हैं भैया 46। अगर सेट पूछा जाए तो 23 का सेट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इन XX और XY क्रोमोसोम्स को 6 क्रोमोसोम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये बेबी का सेक्स डिफाइन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि वो जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। सो अब यहाँ से देखिए वही चीज़ आपको दिखाई गई है कि ये स्पर्म है और ये एग्स के क्रोमोसोम हैं जो कि अलग अलग हो गए हैं, और ये अलग अलग आ रहे हैं स्पर्म के क्रोमोसोम्स। तो अगर XY वाला स्पर्म जाकर एक्स से, फीमेल के एक्स से मिलता है और उससे जो जाइगोट बनेगा वो होगा बॉय। और अगर स्पर्म का एक्स और फीमेल का एक्स मिलता है तो XX हो जाएगा भाई, तो क्या बनेगी, बेबी गर्ल बनेगी। ठीक है, इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, मतलब सेक्स हार्मोन्स के अलावा कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो इस पिक्चर से पहले आप समझ लीजिए कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, क्योंकि हार्मोन्स का सिक्रेशन कौन करता है भैया, ग्लैंड्स ही करती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्लैंड्स की हम बात करते हैं। तो पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में लोकेटेड होती है, आपको लोकेशन भी याद रखनी है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, हमारी नेक में होती है, बटरफ्लाई जैसी। इसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होगी वो किडनी के ऊपर होगी, कैप जैसा स्ट्रक्चर होगा एड्रिनल ग्लैंड का। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पैनक्रियाज मिलेगा। उसके बाद आपको जो प्यूबिक एरिया है वहाँ पे आपको ओवरीज, फीमेल में ओवरीज और मेल्स में टेस्टिस मिलने वाली हैं। सो इन हार्मोन्स का, इन ग्लैंड्स का क्या सिक्रेशन और क्या काम है, डायरेक्टली हम बात करेंगे पिक्चर के थ्रू, और कुछ और हार्मोन्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीनियन ग्लैंड की। पीनियन ग्लैंड भी आपके ब्रेन में लोकेटेड होती है यहाँ पे, और ये मेलाटोनिन सिक्रीट करती है। मेलाटोनिन एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह वर्क करता है, मतलब होता है ना, अगर आप 5 बजे सुबह उठ रहे हो तो आप बिना अलार्म लगाए भी 5 बजे आपकी बॉडी को खुद पता चल जाता है। ठीक है, एक टाइम शेड्यूल सेट रहता है। तो पीनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है उसका काम भी रहता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है। FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन इसको बोलते हैं। ये ओवरीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए स्टिमुलेट करता है। एडीएच हार्मोन किडनीज पे जाके वर्क करता है और ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है बॉडी में। ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं, इससे बॉडी की ग्रोथ होती है। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये दोनों तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पर ये वाला पूछा जाएगा कि ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन आपका यूट्रस, ऑक्सीटोसिन किस पे जाके वर्क करेगा, टारगेट ऑर्गन क्या है, यूट्रस। सो बर्थ कॉन्ट्रैक्शन होगा। अच्छा, ऑक्सीटोसिन डिलीवरी के टाइम, जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है, बेबी डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तब रिलीज़ होता है, जिससे कि ना जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं उसके मसल्स, और बेबी डिलीवरी में हेल्प करते हैं। तो ये हार्मोन भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रोलैक्टिन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जाके सीधा वर्क करेगा ब्रेस्ट टिश्यूज़ पे, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन होगा। और ये भी कब वर्क होता है, जब बेबी डिलीवरी हो चुकी होती है, क्योंकि भाई मिल्क प्रोडक्शन तो तभी हो रहा होता है। तो ये 3 हार्मोन ही आपको पढ़ने हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। उसके बाद थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रेट करती है और ये मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनाइन कॉर्टिसोल रिलीज़ करती है, और इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि जब आप डर जाते हो, स्ट्रेस में होते हो, तब ये हार्मोन सिक्रेट होता है। पैनक्रियास आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है, जो कि आपके ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। ओवरीज आप जानते हैं, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगी, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हैंडल करती है। टेस्टिस्टेरोन सिक्रेट करते हैं, जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए ज़्यादा हार्मोन्स को मैंने ऐड नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे एक हार्मोन दे रखा है, इंसेक्ट हार्मोन। इंसेक्ट हार्मोन किस में सिक्रेट होता है, ऐसे इंसेक्ट्स में जो मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। मेटामॉर्फोसिस हमने क्लास में पढ़ा था कि जो लार्वल स्टेज होती है और अडल्ट स्टेज होती है, ठीक है, एनिमल की, वो सेम नहीं होती। जैसे हमने टैडपोल की बात करी थी, जो फ्रॉग होता है उसका टैडपोल लार्वा फिश की तरह दिखता है और उसका अडल्ट फ्रॉग बिल्कुल अलग दिखता है। तो इनमें बिल्कुल एकदम से मेटामॉर्फोसिस होती है, चेंजेस हो जाते हैं, जिससे कि वो बेबी स्टेज और अडल्ट स्टेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये इंसेक्ट हार्मोन की वजह से होता है। और ये इंसेक्ट हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है उस इंसेक्ट का थायराइड ग्लैंड, और कंट्रोल कौन करता है इसको, थायरॉक्सिन करता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया एग्जाम में कि अगर उस पानी, देखो थायराइड है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये आयोडीन की वजह से मेंटेन रहता है। अगर आयोडीन की कमी है बॉडी में, तो ये सही से सिक्रीट नहीं होगा, भले इंसेक्ट हो भले ह्यूमन हो, इसीलिए हमारे नमक में आयोडीन होता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन अगर वो फ्रॉग का लार्वा ऐसे पानी में है जिसमें आयोडीन की कमी है, तो वो पता है कभी भी अडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, लार्वल स्टेज में रह जाएगा, अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन कब सिक्रीट होगा, जब प्रॉपर मात्रा में आयोडीन होगी। अगर आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, इंसेक्ट हार्मोन नहीं सिक्रीट होगा और वो लार्वल स्टेज में रह जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो भैया रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखना है, तो नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अपनी हेल्थ को ही मेंटेन रखना है, तो आपको अच्छा खाना होगा, जैसे मैंने बताया जंक फूड वगैरह नहीं अच्छा होता है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो कि सबको मालूम ही है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद है न्यूट्रिशन नीड फॉर एडोलेसेंट्स। तो अगर इस एज में, प्यूबर्टी एज में, एडोलेसेंस की एज में हमें सही से खाना नहीं मिल रहा, तो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। उस ग्रोथ के लिए एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि हमारा हार्मोन बैलेंस भी बना रहे और हमारी बॉडी ग्रोथ भी अच्छे से हो। पर्सनल हाइजीन की बात करें तो भाई पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि आपको साफ सफाई रखनी चाहिए, अपनी बॉडी की भी और अपनी सराउंडिंग की भी। अगर आप बॉडी की एरियाज़ की अच्छे से सफाई नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन और डिसीजेस फैलते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइजेस करनी है, फ्रेश एयर में जाना है, एक्सरसाइजेस करनी है, ये सब आप जानते हो। से नो टू ड्रग्स, और ड्रग्स वगैरह से मतलब अल्कोहल हो गया या अनदर ड्रग्स, पिल्स हो गई, इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी को इम्पेक्ट करते हैं। Adolescence pregnancy. You might be knowing that in our country the legal age of marriage is 18-year for girls and 20-year for boys. This is because teenage mother not prepared mentally or physically for motherhood
Early marriage and motherhood cause health problems in the mother and the child. It also curtails employment opportunities for the young women and may cause mental agony as she is not ready for the responsibilities of motherhood. तो यहाँ पे नॉर्मली आपको एज बताई है शादी की, मैंने पहले बताया कि 18 साल गर्ल्स के लिए और 21 साल बॉयज़ के लिए रखी गई है, क्योंकि इस एज में प्योर मेच्योर कम्प्लीटली मेच्योर हो जाते हैं बच्चे रिप्रोड्यूस करने के लिए, एंड सेकेंड मे बी मेंटली भी रेडी हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए. सो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू.